स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि ये साफ साफ देख रहे हैं कि एनसीईआरटी पर आधारित 2025 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन आज मैं लेकर के उपस्थित हूँ। तो यदि आज के इस वीडियो में आप शामिल होते हैं तो इसके द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे और आप अपनी जानकारी को भी चेक कर सकते हैं कि कितना आपने तैयार किया है और आपकी कमियां क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, अनसॉल्व्ड इसीलिए होता है कि आपकी कमियों को पकड़ना और कमियों को पकड़कर उस पर काम करना। ठीक है बच्चों, चलिए तो अनसॉल्व्ड पेपर मेरे साथ जुड़ चुका है और मैं इस वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। यदि आप लोग इस वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि वो सभी की तैयारी आपके साथ भी हो सके। तो चलिए, ये जो पेपर है अनसॉल्व पेपर जो है यहाँ पे 2024 से 18 यानी कि 2018 से 24 तक के जितने भी पेपर होते हैं सभी प्रश्नों का इसमें सम्मेलन है और मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा और आपको बताऊँगा भी। लेकिन उसके पहले एक ज़रूर बात बता दूँ कि ये कक्षा 10 वालों का विज्ञान है। कौन सा है बाबू? ये कक्षा 10 वालों का विज्ञान है। ओएमआर सीट के साथ आपको पेपर में करना होगा, एनसीईआरटी पे आधारित होगा। काफ़ी भी इसमें डिस्कशन है, अगर किसी बात पे आपको दिक्कत हो या डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये रहा विज्ञान का सेट नंबर 1। इसकी कोडिंग आप सब लोग देख सकते हैं बच्चों। इसकी कोडिंग क्या है यहाँ पे आप देखिए। इसकी कोडिंग जो है ये क्या है, यहाँ पे दे रखा है कोडिंग। सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है और क्या है 2024 का दिया है 824 आईजे ये कोडिंग पेपर की। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बाकी इसमें काफ़ी उपदेश दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में पहले में कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। चलो बाबू, ये आपको ही बताना है कि एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा बनता है। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव तथा फोकस के बीच, डी ऑप्शन है बेटा कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शंस हैं। क्या है बच्चा? ये ऑप्शन है और आपको इन सभी ऑप्शन में से बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं कुछ क्षण का इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बच्चा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा बनता है। चलिए तो मैं आपको इसका आंसर जो है मैं इसको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा वो ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। कहाँ बनता है बाबू? वह बनता है हमेशा ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह, उसके बाद घटना दिया गया है। पहला ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, बी वाला ऑप्शन है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सी वाला ऑप्शन है कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, डी ऑप्शन है पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। जी हाँ बच्चों, तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा इसको आप फटाफट बताइए। चलिए तो कुछ क्षण का मैं इंतज़ार करूंगा। कौन कौन से बच्चे बताना चाहते हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बता सकते हैं। चलिए बच्चा फटाफट बताइए। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर नंबर जो है ए वाला। ठीक है, कहाँ से जाएगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। समझ में आई बात? चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा सिर्फ यही कहता है, क्या कहता है बच्चा, कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। ध्यान से देखिएगा, एक लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। इससे 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये आपको बताना है, इसको फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन दिया है 30 सेमी पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, बी वाला ऑप्शन है 30 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, तीसरा ऑप्शन है 15 सेमी पर और डी वाला भी दिया है 15 सेमी। ये सारे कंडीशन आपको दिया गया है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। सोच लीजिए, विचार लीजिए और बताइए फटाफट। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो सही उत्तर आपका होगा कौन सा वाला?
ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। चलिए बच्चों, चलते चलते क्वेश्चन नंबर 4 के पास चले हैं। तो बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म से गुजारता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। कैसा होता है बाबू? ये प्रिज्म की जो घटना, जो प्रिज्म चैप्टर पढ़ाए हैं उसी चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, और जिसमें बताया जा रहा है कि पहला ऑप्शन दिया आपका लाल है, पीला है, नीला है, बैगनी है। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आपका आंसर होगा बाबू पहला वाला, लाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है लाल, ये वाला। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एकदम सुपर से ऊपर क्वेश्चन है बाबू। किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? चलिए बताइए, एम्पियर किसका एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, आवेश का, विद्युत धारा का। तो चलिए फटाफट बताइए किसका होगा। चलिए, तो इसका जो उत्तर सही होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा बाबू? सी वाला, यानी कि आवेश का। एम्पियर क्या है? एम्पियर सेकेंड। ठीक है। अब पूछेंगे कैसे सर जी? तो फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी होता है कि नहीं बच्चा? तो I का होता है एम्पियर, है ना, और T का होता है क्या? T का होता है सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। एक सेल के R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। ये ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। ध्यान से देखिए और इसको बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। H1 अपान H2 इजक्वल टू R2 अपान R1, या फिर H1 अपान H2 इजक्वल टू R1 और R2। तो चारों ऑप्शन कंडीशन दे रखे हैं, तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको, ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। कौन सा? ये वाला, H1 अपान H2 इज इक्वल टू R2 अपान R1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है, आपके सामने देख रहे हैं। पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है कि पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सी दिया है न्यूटन एम्पियर मीटर, डी दिया है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बाबू, जो मैं आपको बताना चाहूँ, तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, अब ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप करेगा। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो चलिए, मेथेन का सूत्र पहले क्या होता है इसको समझते हैं, उसके बाद संरचनात्मक सूत्र ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाएगा। तो मेथेन का सूत्र पहली बात होता है CH4। क्या होता है बाबू? CH4 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बताइए इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है? यहाँ तो 2 कार्बन आ गया, है ना, तो ये तो नहीं होगा, क्यों होगा? चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा इसका विकल्प सही होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आप लोग एक बार चर्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। तो हमारे हिसाब से जो आंसर है वो राइट आंसर है ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी बीच में हो गया, H ऊपर, H बगल में, इधर इधर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बाबू, निम्नलिखित में समजाति श्रेणी है। समजाति श्रेणी कौन सा है? ऑप्शन नंबर दिया है आपको, सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है C2H4, और क्या है? C2H4 और CH4। बी वाला ऑप्शन दिया है CH4 C2H6, सी वाले ऑप्शन में दिया है C2H6 CH3OH। ठीक है, और इसमें दिया है क्या? C2H4 C2H2।
तो इसका सही उत्तर यानी समजाति श्रेणी की अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, CH4 C2H2 C2H6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है आपका PbNO3 का ट्वाइस, और बी वाला ऑप्शन है क्या है, PbNO, ध्यान दीजिए, PbO, और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दिया PbNO2 का ट्वाइस, और यहाँ पे दिया PbNO2। ये चार तरह के अलग अलग ABCD चार ऑप्शन दे रखे हैं बाबू। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? ठीक है ना, लेड नाइट्रेट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, लेड नाइट्रेट PB सब में लगा है, लेकिन देखो PB नाइट्रेट, तो इसको बताइए, तो उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो 10वें का जो उत्तर है आपका PbNO3 का ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन PbNO3 का ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11वां, देखिए, शुद्ध जल का pH मान है। ये तो नन्हे मुन्ने बच्चे को भी पता होगा जो साइंस पढ़ना शुरू किया होगा। तो जल का pH मान कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है। तो सभी को पता है कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चा? गुड। चलो तो आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एंटीमनी क्या है? अरे वाह, एकदम सुपर हिट क्वेश्चन बच्चों। एंटीमनी धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है? तो चलिए बताइए, एंटीमनी के बारे में मैंने आपको बताया था, एंटीमनी किस प्रकार का धातु है? चलिए फटाफट बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ, एंटीमनी जो है, एंटीमनी किस प्रकार का है? तो ये ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी उपधातु होता है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है मेरे साथ। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर, चलो मिलके करते हैं, CH3COOH C2H5OH H2SO4 की उपस्थिति है, H2O निकलेगा, बनेगा क्या, यही आपको बताना है। तो CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड है। अगर एसिटिक एसिड की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जल बनता है, और क्या बनता है? चलिए फटाफट बताइए बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? मैं आपको बता दूं, हंसते मुस्कुराते, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। यानी CH3COO यहाँ तक हो जाएगा, फिर CH2 यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया बच्चा, ध्यान दीजिएगा। क्या है बायोलॉजी के क्वेश्चन में? कह रहा है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकी, देखिए यहाँ से जो तैयारी हो जाएगी वो तैयारी आपको पढ़ने से भी कम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस की तैयारी जो होती है सबसे अलग ही होती है ना बच्चा। चलो तो इसमें ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, बी वाला ऑप्शन है ATP, ग्लूकोज है, और क्या है पाइरूवेट है। ठीक है, तो बताइए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, यानी कि कोशिकीय प्रक्रम की ऊर्जा मुद्रा जो होती है वो क्या हो जाएगी, वो ATP, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आप लोग बोल रहा है कि पित्त रस का स्राव होता है। आइए, एकदम जानलेवा क्वेश्चन है बाबू। पित्त रस का स्राव होता है, स्राव मतलब बहाव जो कहते हैं, पित्ताशय द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है, अग्नाशय द्वारा होता है, आमाशय द्वारा होता है। तो किसके द्वारा पित्त रस का स्राव होता है? ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही सुपर है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का भी जवाब जरूर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो सके। लेकिन कितने बच्चों को ये लग रहा होगा सर जी पित्त रस का स्राव अगर बात करें तो पित्ताशय में होगा। बहुत सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चा, पित्त रस का स्राव जो करता है वो होता है यकृत में। ठीक है, किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 के पास।
पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होता है बच्चा? पराग कोश में आपका पहला ऑप्शन है बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है, विजांड होता है, परागकण होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है कि पराग कोश में होते हैं। आपको लग रहा होगा कि यही होगा। जी बिल्कुल बेटा, कभी कभी ये भी लगता है पराग कोश में होते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, यानी कि परागकण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पहला ऑप्शन है पुदीना में। ठीक है, पत्ती पर कली, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, पत्तियों पर कली विकसित होती है, यानी पत्ती पर कली विकसित होगा तो पुदीना में होता है, आलू में होता है, और क्या है, ब्रायोफिलम में होता है। ये सभी, इनमें से सभी। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि जो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं वो होती है ब्रायोफिलम में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए बच्चा। एक लिंगी फूल का उदाहरण है। चलिए, एक लिंगी फूल का उदाहरण कौन सा होगा? पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। चलिए, ये 4 तरह के फूल है। जैसे लग रहा है मैं फूल बेचने आया हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बच्चा। यहाँ बताना है कि एक लिंगी फूल का उदाहरण कौन सा होगा, यानी किसका फूल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी पपीते का फूल। समझ में आया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बाबू। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। एक हुस्त पुस्त यानी हेल्दी व्यक्ति है, उसका बीपी यानी रक्तदाब, जिसको बीपी बोलते हैं आप लोग, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 140 से 80, बी वाला है 120 या 80, सी वाला है 135 या 100, डी वाला है 125 से 115। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा जरा बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर होगा बाबू, ये कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है? 80 से 120 होना चाहिए बीपी। सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति की जो बीपी होती है वो इतना होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए, अब कभी डॉक्टर बीपी नापेगा तो आप बता दीजिएगा कि हमारा 120 के तक होना चाहिए ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20वां आप देख ही रहे हो। कह रहा है कि, क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि, हाँ हम देखते हैं तो कहेगा ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? अगला पहला ऑप्शन है घास, गेहूं और आम। घास, गेहूं और आम किसकी निर्माण कर रहा है? आहार श्रृंखला। देखते रहो, ध्यान सुनते रहो क्वेश्चन। घास, बकरी और मानव। बकरी, सी वाला बकरी, गाय और हाथी। डी ऑप्शन है घास, मछली और बकरी। तो इन सभी ऑप्शन में से जो सही विकल्प है बच्चों, वो ऑप्शन नंबर बी है। यानी निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण है? श्रृंखला मतलब श्रेणी, आहार श्रेणी, फूड चैन बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो ये हो जाएगा घास, बकरी और मानव। ये है फूड चैन का श्रृंखला, है ना। पूछो क्यों? घास खाने वाली बकरी, है ना, और मानव है। मानव भी क्या करते हैं? इसका सेम, इनको खाते पीते हैं, बात की बात है ना। चलिए, तो ये चैन श्रृंखला की, आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने आपको 20 के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। उम्मीद करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो बच्चों, तो उम्मीद करेंगे कि यदि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, डेली आप हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए डेली 7:30 बजे, यानी कि आप तैयार हो जाया करिए हमारे लाइव में जुड़ने के लिए। ठीक है बच्चा, क्योंकि 7:30 बजे मैं आपको डेली कक्षा 10 का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और जल्द ही कक्षा 12 वालों के लिए भी मैं तैयारी कर लेता हूं। थोड़ा सा उनका टाइम टेबल सेट कर देता हूं, उनका भी उसी टाइम पे अनसॉल्व्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। जी हाँ बच्चों, चलिए, हम अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।